हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन है, उसको हम क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस कहते हैं। ठीक है, तो ये वाली सरफेस के अगर मेरा ऊपर कॉन्सेंट्रेशन है तो मैं इसको क्या कहूंगा, गॉसियन सरफेस कहूंगा। जरूरी नहीं है कि ये फ्लैट हो सकता है कि एक सिलेंडर के अंदर में रखा हो चार्ज, तो जो सिलेंडर की जो सरफेस है वो तो कर्व्ड सरफेस है, वो भी गॉसियन सरफेस हो जाएगी। इतना क्लियर है? तो ये गॉसियन सरफेस है जिसके ऊपर हम लोग ये निकालना चाह रहे हैं। अब इसके ऊपर बेस्ड हम लोग ना कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज्यादा यहाँ पे क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहां पे देखिए, यहां पे मैंने एक, ये पूरा क्यूब नहीं है, इसकी ये वाली जो साइड है वो है a/2, ये वाली जो साइड है वो है a, और ये वाली साइड भी जो है वो है a। यानी कि ये बनना चाहता था पूरा क्यूब, कुछ इस तरीके से ये क्यूब बनना चाहता था, लेकिन मैंने क्या किया, इसको आधा कट कर दिया है। आप लोग इमेजिन कर पा रहे हैं इसको? मान लो ये क्यूब है, इसका ये वाला साइड भी ए है, ये वाला साइड भी ए है, और ये वाला साइड भी ए है, लेकिन मैंने इसको आधा कट कर दिया है। तो इसके दो डायमेंशन तो ए और ए होंगे, ये वाला बस आधा हो गया है। तो ये देखो, दिख भी रहा होगा आपको, ये आधा है, ये और ये पूरे हैं। अब इसके टॉप पे मैंने एक चार्ज को रखा हुआ है। अब आपको बताना है कि ये जो नीचे अभी बॉक्स रखा हुआ है, इसमें से कितना फ्लक्स बाहर आएगा। कोई इमेजिन कर सकता है? ऑनलाइन कोई बच्चा बैठा हो, बताए कितना फ्लक्स इसमें से बाहर आएगा। अभी तक के क्या होता था, हम जो भी बॉक्स बनाते थे वो क्यूब होता था। मैंने बताया था सिमेट्री होना जरूरी है। अगर ये बॉक्स क्यूब ना होता, अगर ये ऐसा पिचका हुआ होता, तो ऊपर और नीचे की फेसेस से चार्ज की डिस्टेंस कम हो जाती और बाकी दोनों से ज्यादा। सिमेट्री रही क्या यहाँ पे? सिमेट्री खत्म। तो वहां पे हम लोग ये वाला लॉ नहीं लगा पाएंगे कि एक फेस से, अभी तक हम लोग बताते थे कि फाई थ्रू वन फेस इज इक्वल्स टू, मैंने बताया था क्यू अपॉन एन एप्सिलॉन नॉट, जब सिमेट्री का केस हो। पर अब यहाँ पे सिमेट्री नहीं है। अगर बताओ चार्ज मैंने यहाँ पे टॉप पे रख दिया है, तब इस बक्से से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा बताइए? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये वाला वर्ड ध्यान से पढ़िए, इनसाइड द सरफेस। गॉस ने हमको बताया है कि किसी भी एनक्लोज्ड बॉडी के अंदर में जितना चार्ज है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, आपको उससे निकलने वाला फ्लक्स पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या है कि ये जो चार्ज है ना, यहाँ इसकी गुजरे वाले चार्ज कि जैसा बॉक्स नीचे रखा है वैसा ही ऊपर हो जाता है। यहाँ पे एक और a/2 आ जाता है, क्या ये परफेक्ट क्यूब नहीं बन जाता? वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हमने अब क्या किया, चेंज हो गया। हाँ, ये देखो, ये था हमारा a। देखो a/2 की हाइट के ऊपर चार्ज रखा हुआ था, तो मैंने ऐसा इमेजिन कर लिया कि इसके ऊपर एक और, यही नीचे जो बॉक्स था वैसे ही एक बॉक्स होगा। तो देखो नीचे वाला a/2 था, ऊपर में a/2 और रख दिया, तो ऐसा हो गया ना, ये पूरा एक क्यूब बन गया जिसके सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है। फील कर पा रहे हो इस चीज को? अगर मान लो यहाँ पे ये जो सीलिंग है इसके ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है, अगर मैंने इसके ऊपर एक और कमरा बना दिया तो दोनों कमरों के बीच में आ जाएगा ना। वैसे ही मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो चार्ज यहाँ पे रखा हुआ था, ये देखो, चार्ज जो है ऊपर वाली सरफेस पे अगर रखा है तो वो ग्राउंड से कितनी a/2 हाइट पे। तो जैसा ये बक्सा है ना, वैसे ही मैंने इमेजिन कर लिया एक और ऊपर में, ये मैंने इमेजिन कर लिया। दिख रहा है? अब उसके बिल्कुल बीचों बीच आ गया ये।
अब पूरा का पूरा क्यूब बन गया, जिसकी साइड्स हैं ये ए और ए, उसके बीचों बीच एक चार्ज रखा हुआ है क्यू। तो एक इमेजिनरी बॉक्स के अंदर में हमको एक ये दिखाई दे रहा है चार्ज, जो कि बिल्कुल इस क्यूब के सेंटर में है। और जब भी ये सेंटर में होगा, अब बताइए इसमें से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉस ने हमें बताया है, चाहे बॉडी ऐसी हो, चाहे बॉडी ऐसी हो, चाहे बॉडी ऐसी हो, अगर उसके अंदर में चार्ज रखा हुआ है तो फ्लक्स कितना बाहर आएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। जहां मैंने अंदर कर दिया, आप बोलेंगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। जरूरी नहीं है कि वो सेंटर पे हो, वो कहीं पे भी हो, निकलेगा तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर सेंटर पे है तो सारी फेसेस से सेम निकलेगा। ये समझ में आ रहा है? ये जो पंखा है, अगर यहाँ पे सेंटर में है तो चारों डायरेक्शन में सेम हवा फेंकेगा। अगर इसको मैंने कॉर्नर में कर दिया तो एक साइड ज्यादा इसकी एयर मिलेगी, एक साइड कम मिलेगी। वैसे ही ये चार्ज जो है रहे कहीं पे भी, निकालेगा तो फ्लक्स इतना ही। लेकिन सेंटर पे रखने से क्या फायदा होगा कि सारी की सारी फेसेस से सेम फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो यहां पे देखो, मैंने भी सेम चीज का यूज किया। मैंने क्या किया, इसको अंदर करने के लिए, अगर कोई क्या करता है इसमें बस थोड़ा सा ऊपर इसको बढ़ा देता तो अंदर तो आ जाता चार्ज, पर सेंटर में नहीं होता। इसको सेंटर में लाने के लिए मैंने क्या किया, नीचे a/2 है तो ऊपर भी a/2 रख, तभी तो सेंटर में आएगा। और अगर सेंटर में आएगा, अब देखो, एक बॉक्स के सेंटर में रखा हुआ है ये, टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा इस पूरे क्यूब से? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, नीचे वाले से कितना बाहर निकलना चाहिए? जितना नीचे वाला है उतना ही ऊपर वाला है, दोनों से मिला के चल रहा है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो नीचे वाला है अकेले, उससे कितना निकल रहा होगा? क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये देखो, ये एक नीचे बक्सा दिख रहा है, यहां बीच में चार्ज रखा हुआ है, और इसके ऊपर मैंने ये दूसरा इमेजिनरी वाला रख दिया। अब देखो, गॉस का लॉ हम लगा सकते हैं, क्योंकि चार्ज जो है अब अंदर आ चुका है। अभी हम लोग नहीं लगा सकते थे, क्योंकि चार्ज अभी ऊपर में रखा हुआ है सरफेस पे। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर ऐसा रख दिया। अब अगर गॉस का लॉ लगाऊं मैं, तो इस पूरे के पूरे बॉक्स से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल रहा है। एप्सिलॉन नॉट निकल एप्सिलॉन नॉट, नीचे वाले से आधा और ऊपर वाले से आधा। क्या इतना समझ में आया संजय? सबको समझ में आ गया? ऑनलाइन जो बैठे हैं सब बच्चे, समझ में आया सबको? यस। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे देखिए, पहले तो नीचे एक बॉक्स रखा हुआ था, जिसका ये ए था, ये भी ए था, और ये a/2 था। लेकिन अब क्या है, नीचे सिर्फ एक प्लेन है। जैसे क्यूब है ना, क्यूब की 6 फेसेस होती है, तो बाकी की 5 फेसेस गायब हो गई, सिर्फ और सिर्फ नीचे वाली फेस बची है। और उसके ऊपर अगर ये डी है और ये डी है, तो देखो d/2 हाइट के ऊपर एक चार्ज रखा हुआ। अब क्वेश्चन ये है कि इस फेस से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा? क्यों भाई? सोच के देखो, सोच के जवाब दो, आराम से, टेक योर टाइम। डायग्राम बनाओ, सबसे पहले डायग्राम बनाओ, उसके बाद बताओ। अच्छा वंशिका, ये क्लियर दिख रहा है कि बोर्ड पे डायग्राम?
क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड में है, मुझे यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पे थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्लियर? क्लियर है, बस साइड का थोड़ा सा नहीं दिख रहा है। ओके ओके। साइड। क्यू बाई, हाँ 6 एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। ये बिल्कुल पिछले टाइप का ही केस है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, ये देखो d/2 हाइट पे है ही ये, जैसा नीचे एक फेस है वैसे d/2 ऊपर एक फेस बना देता हूं। तो टोटल उन दोनों फेस के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d। क्योंकि ये चार्ज से ये d/2 नीचे है, d/2 एक और बना लो ऊपर। तो मैंने ये d/2 और एक ऊपर बना लिया। तो ये देखो ये हाइट भी तो अपने आप d हो जाएगी, हो जाएगी या नहीं? ये d/d ऐसा प्लेन है, इससे d/2 हाइट पे रखा हुआ है चार्ज। देखो ये d है लेकिन चार्ज कहाँ है, d/2 पे। तो मैं क्या करूंगा, चार्ज यहां है d/2 हाइट पे, अगर मैं इस चार्ज से एक और d/2 हाइट लूं और यहां पे रखूं एक और प्लेन, तो देखो ये भी d/2 और ये भी d/2, टोटल कितना हो जाएगा, d। तो देखो ये d और ये वाली हाइट भी d और ये भी d, तो एक क्यूब बन गया पूरा d/d/d का। और अगर एक क्यूब बन गया है और क्यूब के सेंटर पे अगर कोई चार्ज रखा हुआ है, तो हमको पता है क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, फ्लक्स कितना निकलेगा, तो आंख बंद करके बोलना है q/ε0 टोटल फ्लक्स निकलेगा। एक फेस से कितना निकलेगा, तो टोटल 6 फेसेस है, डिवाइड बाय 6 कर। लेकिन मान लो इस क्वेश्चन में ये d/2 ना होता, ये d होता, तब क्या करते, d हाइट पे एक सरफेस रख देते। बताओ, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि ये भी d है और ये भी d है और d हाइट के ऊपर ही एक चार्ज रखा हुआ है, तब क्या होता? हम्म, अच्छा यहां से और d ऊपर आप जाते, ये भी d हाइट और ये भी d हाइट, पर ऐसे में दिक्कत हो जाती ना। अब इसकी टोटल हाइट कितनी हो गई, 2d। अभी सिमेट्रिक रहा क्या एक्स और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट, नहीं, एकदम बीच में होना चाहिए। एकदम बीच में कब हो सकता है, जब पूरा का पूरा क्यूब। देखो अगर इसकी ये वाली साइड 2d है, तो देखो इस फेस से इसकी डिस्टेंस d है, लेकिन देखो यहां से यहां तक की इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये टोटल d है, ये कितना हो जाएगा, d/2। सारे फेसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। इसलिए याद रखना यहाँ पे सिमेट्री नहीं है, तो फिर हम गॉस लॉ ये तो बता देंगे कि भैया फ्लक्स कितना निकलने वाला है, q/ε0 निकलने वाला है, ये तो कंफर्म, क्योंकि बीचों बीच है। लेकिन हर फेस से सेम निकलेगा क्या, नहीं, सबसे डिस्टेंस अलग अलग हो गई, तो सबसे फ्लक्स निकलने वाला भी अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है ना? मान लो ये एक कमरा है, एक क्यूब शेप का कमरा है ये, इसके बिल्कुल सेंटर पे मैंने एक बल्ब रखा हुआ है। अब आप किसी भी दीवार के ऊपर कोई पेपर चिपका हुआ है, तो आपको सेम लाइट मिलेगी उसको पढ़ने के लिए। लेकिन अगर इस बल्ब को मैं इस दीवार के पास ले आऊं, अब बताओ जो अपोजिट वाली वॉल होगी वहां कुछ पेपर चिपका है, उसको पढ़ने के लिए लाइट, और यहां पे अगर कोई पेपर चिपका हुआ है उसको पढ़ने के लिए लाइट, दोनों सेम होगी या अलग अलग होगी, अलग अलग, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है। तो वैसे ही यहाँ पे चार्ज जो है उसकी सारी फेसेस से डिस्टेंस सेम होना चाहिए। इसलिए मैंने कल ये लाइन बोली थी कि गॉस लॉ जो है वो एप्लीकेबल तो सब जगह है, बट यूजफुल सब जगह नहीं है। यहाँ पे अपना बहुत दिक्कत आई, यहाँ पे बहुत ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ेगा।
तब जाके हमको यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, हायर क्लासेस में आप वो भी पढ़ोगे, वो भी निकालोगे कि अगर ये सिमेट्रिक नहीं है तब हम कैसे निकालेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना सफिशियंट है। चलो अगला क्वेश्चन है, मान लो, हाँ क्या ई डेल्टा एस से, बस उसके बाद आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन करना है। अब देखो यहाँ पे क्या था पिछली बार, ये जो चार्ज है अगर एकदम सेंटर पे है कमरे के, ये इस दीवार में जो इससे फ्लक्स, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही थी जिस एंगल पे है, इस वाली फेस पे भी सेम एंगल पे है, उस वाले पे भी सेम एंगल पे, इस वाले पे भी सेम एंगल पे है, तो वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता था, सब में सेम आएगा, इसलिए डिवाइड बाई 6 मैंने कर दिया। जितना भी होगा तो भाई 1/6। लेकिन यहाँ पे अगर इस चार्ज को थोड़ा और इधर कर दिए ना, हर वॉल के ऊपर अब एंगल चेंज हो जाएगा। और याद रखना EDS, इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट था, उसके साथ में क्या था, कॉस थीटा। अब थीटा चेंज हो जाएगा, इसलिए वहां पे प्रॉब्लम आती है। इसलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ सिमेट्रिक वाला केस लेके चलते हैं, वही हमारे सिलेबस में है। इतना क्लियर है? हाँ। तो देखिए, अब देखिए फिर से मैंने यहां पे ना ये लिया है जिसमें से ये A/2 है, ये A है, ये A है। मान लो जो चार्ज बिल्कुल ये टॉप वाली फेज जो है इसके सेंटर में है। अब आप बताइए इसकी हर फेज से कितना निकलेगा, सॉरी हर फेज से नहीं, इस टोटल क्यूब से कितना बाहर निकलेगा, Q/2। हाँ, इस पूरे नीचे वाला जो दिख रहा है हमको बॉक्स, उससे Q/2 एप्सिलॉन बाहर निकलेगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो चार्ज है उसको मैंने यहां से उठा के, अब इस चार्ज को मैंने रख दिया है कहां, इस वाले कॉर्नर। अब आपको बताना है कि इस वाले क्यूब से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। क्यों भाई, एक बार ट्राई करके देखो, फिर मैं इसको सॉल्व करवाता हूं, यहीं पे इमेजिन करके देखो। नहीं, Q/2 देखो, जब ये सेंटर में था ना तो इसके ऊपर एक और हमने रख दिए तो ये ढक गया, बीचों बीच आ गया। अब यहाँ पे आप कहाँ रखोगे, मान लो आपने एक बाजू में लगाया तो इस साइड तो आ गया, लेकिन क्या इसके उस साइड भी उतना ही है, नहीं है ना, तो उस साइड भी लगाना पड़ेगा। अब भाई नीचे का तो पूरा कवर हो गया, ऊपर का पोर्शन, ऊपर तो भाई खुला है हमारा चार्ज, तो जितने नीचे लगाए उतने ही ऊपर लगाना पड़ेगा। ये देखो, ये मैंने एक कॉर्नर में रखा था, आपको अगर दिख रहा होगा ये वाला एक क्यूब जो मैंने अभी बनाया है, फील हो रहा है ये वाला क्यूब, ये वाला क्यूब के देखो कॉर्नर में वो रखा हुआ है, तो इसमें इसका 1/8 जो है इसके अंदर आया, इसका ये वाला हिस्सा छुपाने आपको यहाँ पे एक और क्यूब रखना पड़ा। अब इसका इस तरफ वाला हिस्सा तो छुप गया, पीछे और 2 क्यूब रखने पड़े, तब जाके ये इसका हाफ हिस्सा कवर हो चुका है। अब इसका हाफ हिस्सा कवर हो गया, अब ऊपर में आधा अभी और दिख रहा है, ऊपर में भी आपको 4 अलग अलग क्यूब रखने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए टोटल 8 क्यूब की जरूरत पड़ेगी हमको, नीचे 1 2 3, पीछे में एक 4 5 6 7, ये 8वां वाला मैंने यहाँ से निकाल दिया है ताकि आपको फील हो जाए कि ये इस तरीके से यहाँ पे है। मान लीजिए एक फुटबॉल है, फुटबॉल को बीच से काट दीजिए, बीच से कट गया, 2 हिस्से हो गए, उसको एक और बार कट कर दीजिए ऐसा, अब कितने हो हिस्से हो गए, 4 हिस्से हो गए। वैसे ही आपको 8 हिस्सा यहाँ पे करना है, क्योंकि केमिस्ट्री में आप लोग ने पढ़ा होगा ना सॉलिड्स में, कि जो कॉर्नर वाला एटम होता है, आइए, कॉर्नर वाला जो एटम होता है बाकी कितनों के साथ शेयर्ड रहता है, यूनिट सेल के साथ में, 8 यूनिट सेल के साथ में। जो फेस वाला होता है वो 2, क्योंकि इसके बाजू में एक कमरा बनाओगे ना तो आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा उधर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो कॉर्नर में रखा होता है वो 1/8 को कवर करता है। तो देखो इसका ये वाला हिस्सा जो है, इस पूरे इस चार्ज का 1/8 हिस्सा इस वाले क्यूब में आया, इसके आपने बाजू में एक और लगाया। अब भाई इसका सामने वाला हिस्सा तो ढक गया,
पीछे वाले हिस्से के लिए और आपने 2 क्यूब लगाए। अब नीचे का वो पूरा कवर्ड हो चुका है। अब इतना ही नीचे जितना 4 लगाए थे उतना ही 4 और ऊपर लगाना पड़ेगा, तब जाके ये कवर होगा। जैसे ये देखो, ये है, इसके यहां पे रखा हुआ है ये देखो, ये ऐसा अंदर तरफ ये घुसा हुआ है, समझ लो ये ऐसा। तो देखो ये आधा इसके अंदर है। अब यहाँ पे बाजू में एक बुक लगानी पड़ेगी मुझे। बाजू में एक बुक लगाया तो देखो इसका आधा हिस्सा जो है, ये आधा हिस्सा नीचे वाला, इधर का कवर आपके सामने वाला तो अभी भी खुला है, तो यहाँ पे भी 2 लगाऊंगा। और ये जो है ना, ये पूरा का पूरा माउस इसमें नहीं गया था, इसका आधा हिस्सा जो था वो इसके अंदर था, ये इसके अंदर, इस माउस का जो आधा हिस्सा है वो इसके अंदर था। तो भाई अब आपको ऊपर भी तो लगाना पड़ेगा। अगर किसी को लग रहा होगा माउस का पूरा हिस्सा इसके अंदर है, तो माउस तो अभी भी मुझे दिख रहा है ऊपर से। माउस का देखो आधा हिस्सा जो है इसके अंदर है, ऐसा आधा और ऐसा आधा। अगर आप नीचे वाला माउस देखोगे तो नीचे वाले का 1/4 इसके अंदर है। क्लियर हो पा रहा है या नहीं चीज, कि भाई इसके अंदर में देखो ये चार्ज रखा हुआ था, मैंने इस चार्ज को सामने से लाया, आधा ऐसा अंदर किया, फिर इस साइड में आधा अंदर कर दिया, तो ये कुछ ऐसा रखा हुआ है ये। अब इसके साइड में एक और लाना पड़ेगा, तो इसका बाकी आधा हिस्सा कवर हुआ। अब पीछे 2 लगाए थे, इधर सामने 2 लगाऊंगा, टोटल 4 हो गए। दिख तो अभी भी रहा है ये ऊपर, तो ऊपर में और 4 लगाना पड़ेगा, तो मतलब टोटल 8। तो देखिए जैसे ही हम इसमें टोटल 8 लगा देंगे, वैसे क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। और ये हमको एक नया वाला ये एक क्यूब मिलेगा, जो कि छोटे छोटे 8 क्यूब से मिलके बना हुआ है। तो बताओ इस पूरे बड़े से क्यूब से टोटल कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा? नहीं, ये पूरे बड़े वाले जिसके अंदर है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जिसके अंदर है उससे तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। आंख बंद करके जवाब देना है। तो देखो ये वाला जो चार्ज है इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर इसका छोटा सा पोर्शन है। ये पूरा का पूरा किसके अंदर है? इस बड़े से क्यूब के। तो बड़े से क्यूब से टोटल कितना फ्लक्स बाहर निकलने वाला है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये बड़ा सा क्यूब छोटे छोटे 8 क्यूब से मिलके बना है, तो एक क्यूब से कितना निकलेगा? क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिएगा। चाहो तो ये वाला डायग्राम बना लो, इसमें लिख लीजिएगा क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, ये कॉर्नर वाले में। इस वाले में लिख लीजिएगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, इसमें क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हो गया? हाँ, आंसर। ओके। चलिए तो फिर नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, या कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे पहले और न्यूमेरिकल। चलिए, एनसीईआरटी लेके आएंगे सब लोग?
consider a uniform electric field E is equals to this. What is the flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to the YZ plane? What is the flux through the same square if the normal to its plane makes a 60-degree angle with the x axis? पहला काम तो इसको इमेजिन करना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है और प्लेन कहां पे रखा हुआ है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स वाई जेड किसके अलोंग है? एक्स, क्योंकि आई कैप दिख गया इसका मतलब है एक्स। जे दिखा होता मतलब वाई के अलोंग है, और अगर के दिखा होता तो जेड के अलोंग है। तो देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक ही डायरेक्शन में हो सकती है, वो तो तीनों डायरेक्शन में सकती है, लेकिन हम बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक्स डायरेक्शन में हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ आई कैप। तो देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। देखो ये आपकी तरफ जो आ रहा है वो वाई है, और जो ऐसा स्ट्रेट है ऊपर वर्टिकल ये जेड है। याद रखना आपकी तरफ वाई, ऊपर जेड। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है एक्स, मतलब ऐसी डायरेक्शन है, और जो प्लेन है वो वाई जेड में है। तो ये वाई है और ये जेड है। तो देखो प्लेन तो कुछ ऐसे ही होगा ना, प्लेन ऐसा होगा। ये देखो थोड़ा सा ये वाई जेड में है, वाई एक्सिस में है, और ये जेड एक्सिस में है। एक्स में 0 है, ये प्लेन कौन सा है? वाई जेड। वाई जेड मतलब देखो वाई में ये मान लो 8-10 सेंटीमीटर है और जेड में ये 4-5 सेंटीमीटर है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये एक्स, अभी बताया, और प्लेन है आपका वाई जेड। तो देखो ये कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे प्लेन से? 90 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे फ्लक्स कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? फॉर्मूला सबको पता है, ई ए कॉस थीटा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस प्लेन के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है। तो बताओ यहां से फ्लक्स कितना क्रॉस होगा? ई ए। भैया एंगल मैंने प्लेन के साथ बताया है ये 90 डिग्री, लेकिन ई ए कॉस थीटा में थीटा क्या होता है? इस एरिया का जो नॉर्मल वेक्टर होता है ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की डायरेक्शन होती है। याद करो पिछली क्लासेस, एरिया को मैंने बताया था नहीं वेक्टर होता है, और वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? एरिया वेक्टर की हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अगर ये प्लेन है तो इसका कुछ एरिया होगा, और एरिया कैसी क्वांटिटी है? स्केलर या वेक्टर? वेक्टर। अगर वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? परपेंडिकुलर। तो ये वाली डायरेक्शन लूं या ये वाली डायरेक्शन लूं? आप बोलोगे सर जो चाहे वो ले लो, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। लेकिन सारी बुक्स ने एक कॉमन लेके चला हुआ है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, हम लोग एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में लेंगे। तो देखो ये है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। कितना एंगल है दोनों के बीच में? 0 डिग्री। आप लोगों को याद होगा मैंने एक क्वेश्चन में आप लोगों को फंसाया था कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है यहां से 30 डिग्री है, तो बताइए यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा? तो बच्चों ने बताया था ई ए, हाँ बताइए, कॉस, हाँ 60 डिग्री। बहुत बढ़िया, 60 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि हम प्लेन से एंगल नहीं लेते हैं, हम एंगल कहां से लेते हैं? इसका जो एरिया वेक्टर होता है, ये एरिया वेक्टर है, इसके और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनेगा वो यहाँ पे लिया जाता है। तो वही मैंने अभी बताया आप लोगों को कि ये वाई जेड प्लेन है और ये एक्स डायरेक्शन में जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो सरफेस के तो परपेंडिकुलर है, लेकिन हम थीटा कहां से लेते हैं? इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, इनके बीच बनने वाला एंगल थीटा होता है। तो यहां पे थीटा कितना है? 0 डिग्री। क्लियर हुआ? तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग अब सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और जल्दी से इसका आंसर बताइए। एरिया निकाल सकते हो, स्क्वायर है भाई, 10 × 10 मीटर सेंटीमीटर देख लेना। एरिया पता है, थीटा पता है 0 डिग्री, ई की वैल्यू दे रखी है।
हाँ सॉल्व करो, बताओ। 30 यूनिट के साथ, हाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, करेक्ट। कुछ बच्चों को लग रहा होगा आई का क्या करूं, सर आई भी तो दिया है, सिर्फ 3 × 10⁻³ होता ना सर, तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता उसको एरिया से, पर वहां तो आई भी दिया हुआ है, क्या करूं सर। किसी को आ रहा है कैसे डाउट, अगर आ रहा है तो हाँ सर आ रहा है, आ रहा है, और जिनको नहीं आ रहा है तो बताओ उस आई का मैं क्या करूं। हाँ देखो यहाँ पे ये है एक्स डायरेक्शन, ये है वाई, ये है जेड, ये प्लेन कुछ इस तरीके का ही होगा, ये देखो वाई जेड इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये दिया हुआ है 3 × 10⁻³ आई कैप, ये किसकी वैल्यू दे रखा है, ये ई की, देखो ये डायरेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे मैं ई के ऊपर एरो लगाऊंगा, वेक्टर है ये, सिर्फ मैग्नीट्यूड देता तो मैं ई लिख देता, पर इसने डायरेक्शन भी दिया है तो मुझको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। और देखो ये जो एरिया है इसका वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, वो भी तो इसी डायरेक्शन में होगा, यूनिट वेक्टर, तो हम उसको क्या ले लेंगे, इंटू 1 आई। अरे जब इसको तुमने, सॉरी ये ई है और ये एरिया है, देखो अब एरिया कितना होगा, 0.1 इंटू 0.1 मीटर स्क्वायर, लेकिन भैया जब आप फ्लक्स निकाल रहे हो तो इसका फॉर्मूला दिया हुआ है ना, ये इस तरीके से दिया हुआ है, ये इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट था, तब हमने ई ए कॉस थीटा लिखे थे, याद आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो ये अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको भी मैं क्या लिखूंगा, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लूंगा, ये यूनिट वेक्टर है, ये इसकी वैल्यू आती है 1, मैंने बताया था ना कि एक्स वाई जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, जैसे कि मैं बोलूंगा आप 5 टाइल्स चलिए, टाइल्स लगी रहती है, तो एक टाइल क्या है, एक यूनिट के बराबर है, तो देखो ये हमको बता रहा है कि इस डायरेक्शन में हमको जाना है, ये यूनिट वेक्टर है, तो आई कैप इंटू आई कैप क्या होता है, आई कैप इंटू आई कैप 1, आई इंटू जे क्या होता है 0, आई इंटू के क्या होता है 0, डॉट प्रोडक्ट में आई इंटू आई 1 हो जाएगा, तो देखो जब इसको और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ, अब देखो डायरेक्शन मैंने बता दी, देखो ये वाली डायरेक्शन है एक्स, ये वाली है वाई, और ये वाली है जेड। अब मैं यहाँ पे आपको एक एरिया दे रहा हूं, एरिया इज इक्वल्स टू 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये 5 मीटर स्क्वायर दिया, ये है वो एरिया 5 मीटर स्क्वायर। अब मैं बोलूंगा इसको आप भाई इस कमरे में रखिए, मैंने इसमें डायरेक्शन तो दी नहीं, अब आप इसको क्या कर सकते थे, कहीं भी रख सकते थे, लेकिन अगर मैंने बोल दिया ये भैया एरिया वेक्टर है जो कि ये इस तरीके से, तो बताओ इसको मैं किस तरफ रखूं, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, मैंने बोल दिया जे, तो देखो इसका जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन है ये, परपेंडिकुलर होता है हमेशा, और उसमें क्या बोल रहा है जे, जे मतलब किसके अलोंग, वाई, तो मैं इसको रखूंगा ऐसे, तो यहां पे क्या इसके एरिया में कोई चेंज आया, सिर्फ मैंने इसका ओरिएंटेशन बदल दिया, तो वैसे ही यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे इसकी डायरेक्शन बताई, क्लियर है इतना, तो इसका टेंशन नहीं लेना, सीधे ई ए कॉस थीटा, अभी तो हमने दोनों का ये डॉट प्रोडक्ट, दोनों को वेक्टर वेक्टर लिया है हमने, तो यहाँ पे थीटा रखने की जरूरत ही नहीं है, जब हम इसका मैग्नीट्यूड रखते, इसका मैग्नीट्यूड रखते तब हमको रखना पड़ता, चलो वो भी रख के देख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये उठा के रख दो, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये उठा के रख दो, अब आपने आई कैप नहीं लिया है तो आपको थीटा लेना पड़ेगा, तो देखो इसके और इसके बीच में थीटा कितना है 0, तो कॉस 0,
तो यहां पे निकलेगा फ्लक्स हमारा 3 इंटू 10⁻, कितना था 3, इंटू एरिया था 0.1 इंटू 0.1। सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं हम लोग। ये आ जाएगा कितना 0.01, तो ये हो जाएगा 30 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर यूनिट हमको निकालना है तो ई की यूनिट दे रखी है, देखो न्यूटन पर कूलम्ब, न्यूटन पर कूलम्ब, इसके साथ में हमने एरिया को मल्टीप्लाई किया है, तो फ्लक्स की यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स। तो यूनिट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें पहले आप डायग्राम बनाइए, जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस वाला था, उसमें आप दिखाइए ई की जो डायरेक्शन है वो अलोंग द एक्स एक्सिस है, वाई जेड प्लेन दिखाइए, उसके बाद फिर सॉल्व कीजिए। अब इसका पार्ट बी, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर if the normal to its plane makes a 60-degree angle with the x axis। इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस से ही जा रही है, लेकिन अब जो प्लेन है ना उसका जो नॉर्मल है वो इस x एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो थीटा कितना हो जाएगा। अरे प्लेन का एंगल नहीं दिया है, नॉर्मल टू इट्स प्लेन, नॉर्मल का ही एंगल दे दिया है। ये देखो ये हमारा प्लेन था, पहले ये ऐसे था, इसका नॉर्मल ये है, अभी एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 0। क्वेश्चन में दिया है कि नॉर्मल टू दिस प्लेन मेक्स 60 डिग्री एंगल, और हमको एंगल कौन सा चाहिए होता है, नॉर्मल का ही तो एंगल चाहिए होता है। तो देखो ये पहले ऐसा था क्योंकि एरिया ऐसा था, अब ये जो है इस एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हमको इस नॉर्मल का ही तो एंगल चाहिए होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, एक डायग्राम बनाया था मैंने ये वाला, ये देखो ये जो नॉर्मल है इसी का तो एंगल चाहिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड से। क्वेश्चन में दिया हुआ है नॉर्मल टू दिस प्लेन मेक्स 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। अगर लिखा होता द प्लेन मेक्स 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस, तो देखो प्लेन अगर 60 डिग्री एंगल बना रहा है तो इसका नॉर्मल कितना डिग्री एंगल बनाता, 30 डिग्री। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, और इसमें घुमाता है वो हर बार, कभी प्लेन का एंगल देगा और कभी नॉर्मल का। अगर नॉर्मल का एंगल दिया है तब तो नॉर्मल है उसी को रखो, पर अगर प्लेन का एंगल दिया है तो आपको 90 माइनस करना पड़ेगा। आई होप इतना क्लियर होगा। चलिए तो फिर कितना आएगा उसका आंसर, 15। हाँ बहुत बढ़िया। देखो ए का जो आंसर है फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए 3 इंटू 10⁻³ आई कैप डॉट 0.1 इंटू 0.1 आई कैप, ये आ जाएगा कितना 30। 30 इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन कूलम्ब इनवर्स मीटर स्क्वायर। और जो पार्ट बी है उसमें देखो अब एंगल दिया हुआ है आपको, तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। देखो इस बार मैंने इसके ऊपर एरो नहीं बनाया है, या तो दोनों के ऊपर एरो बना दो या तो फिर उसके उनके बीच का एंगल लिख दो। तो मैंने यहाँ पे इसके बीच का एंगल लिख दिया है। अब यहाँ आई लिखने की जरूरत नहीं है, 3 इंटू 10⁻³ इंटू 0.1 इंटू 0.1, और cos 60 कितना होता है 1/2। 1/2। हाँ पिछली बार तो ये पूरा 30 आया था, बस 1/2 एक्स्ट्रा आया, तो 30/2 यानी कि 15। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Careful measurement of the electric field at the surface of a black box indicates that
द नेट आउटपुट फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज दिस मच, व्हाट इज द नेट चार्ज? बताओ, फ्लक्स दिया हुआ है और चार्ज निकालना है, मतलब कौन सा लॉ लगाना होगा? गॉस लॉ। सीधी बात है, फ्लक्स और चार्ज के बीच में, फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में वही है जो रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, गॉस लॉ। फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई इंटू ए और फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब चार्ज से भी रिलेट कर दिया है उसने और इससे भी रिलेट कर दिया है, दोनों से। तो यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है, फ्लक्स दे रखा है और पूछ रहा है कि भैया चार्ज कितना है। ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है। संजय जी आप सॉल्व करेंगे इसको। हमारे पास फॉर्मूला है फ्लक्स इज इक्वल्स टू, ये एक फॉर्मूला है और एक फॉर्मूला है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको फ्लक्स दे रखा है और चार्ज की वैल्यू पूछा है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला पहला या दूसरा? दूसरा वाला, क्योंकि ये चार्ज है और इसकी वैल्यू सबको याद रखना है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। मैं यहां लिख भी देता हूं, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। कोई एनसीईआरटी रखा है? इसका आंसर मैच करना ना, मेरे पास आंसर नहीं है इसका। आंसर आ गया सबका? बस मल्टीप्लाई तो करना है एप्सिलॉन नॉट से, सब मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना है आंसर? तो यहां से हमने निकाला फाई की वैल्यू हमको दे रखी है, ये जो है ये फाई है, और निकालना है हमें क्यू की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट पता है। तो यहां से क्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई दिया हुआ है 8 इंटू 10 टू द पावर 3 और ये होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। तो ये कितना आ गया? 0 पॉइंट, आंसर 0.7। अच्छा 0.7 माइक्रोकुलम्ब। ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6। सभी का इतना आ गया है ना, सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका अगला वाला पॉइंट यहां से पढ़ो, बी। इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0, ये जो वैल्यू 8 पॉइंट इतना दिया हुआ था, मान लो अगर फ्लक्स 0 होता, could you conclude that there were no charges inside the box? Why or why not? अब देखो फ्लक्स का फॉर्मूला हमको दिखता है कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मान लो फ्लक्स की वैल्यू है 0, इसकी वैल्यू है 0, तो इसका आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या कि Q की वैल्यू भी 0 होगी, या Q मतलब इसका कहने का मतलब है कि क्या इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा? नहीं बोल सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि मान लो ये वो बक्सा है, इसके अंदर में है ये +Q, +2Q, +3Q, -3Q। तो जो फ्लक्स हम निकालते हैं, इसमें जो Q होता है ना, वो इन सबको जोड़ने पे आता है। तो इनको मैं अगर ऐड कर दूं तो कितना आएगा? देखो 3Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 - 3 3Q। मान लो ये 6Q होता, तब यहां पे कितना आता? 0।
तो फ्लक्स की वैल्यू तो आ गई 0। पर इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है? चार्ज है, पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे, इसका आंसर देंगे कि नहीं, ऐसा पॉसिबल, मतलब ऐसा हो भी सकता है कि उसके अंदर कोई चार्ज ना हो, बट ऐसा हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि इक्वल और अपोजिट चार्ज अगर होंगे तो नेट चार्ज इनसाइड कितना हो जाएगा? 0। उस कारण से फ्लक्स 0 आ सकता है। हो गया इतना क्लियर? संजय क्लियर है इतना? ये जो हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं ना, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो बॉडी के अंदर बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं, उनको ऐड करने पे जो आता है ना वो हम यहाँ लिखते हैं। तो सोचो अगर 5 पॉजिटिव भी है और 5 निगेटिव भी है, तो चार्ज तो है ना बॉडी के अंदर, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव जब जोड़ रहे हो तब 0 आ रहा है। तो यहाँ पे जब जोड़ोगे तो 0 आएगा, फ्लक्स की वैल्यू 0। लेकिन क्या इस बॉक्स के अंदर कोई चार्ज नहीं है? है, +5 भी है, -5 भी है, पर फिर भी फ्लक्स की वैल्यू आ रही है 0। तो अगर फ्लक्स की वैल्यू 0 आ रही है तो ऐसा जरूरी नहीं कि अंदर चार्ज नहीं होंगे, चार्ज हो भी सकते हैं। चलो इसको तो 2 मिनट में खत्म करोगे। इसमें एक प्लेट दी है 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर की, उसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है। अब आपको ये बताना है कि इस प्लेट से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा। हाँ आंसर लाके दिखाइए ना, आपको दिया हुआ है वो देखो, क्यू की वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन समझ गए ना? ये है 10, ये है 10, इससे 5 सेंटीमीटर के ऊपर ये चार्ज रखा हुआ था। तो मैंने इमेजिन किया इससे 10 सेंटीमीटर ऊपर, तो चार्ज से ऑटोमेटिकली वो 5 सेंटीमीटर ऊपर हो जाएगा। ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। तो चार्ज अगर 5 सेंटीमीटर ऊपर था और मैंने ये वाली फेस को 10 सेंटीमीटर ऊपर बना दिया, मतलब वो बीचों बीच आ चुका है बॉडी के एकदम सेंटर में। अगर बॉडी के सेंटर में आ चुका है तो फ्लक्स थ्रू एनी फेस इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। 6 इसलिए क्योंकि 6 फेसेस होंगे इसके। ये जो है हमारा गॉसियन सरफेस कहलाएगा, इससे हमको निकालना है। तो Q आपको दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम्ब, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सबको पता है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करना है और आंसर निकालना है। 10 into 10 to the power -6 divided by 6 into 8.85 into 10 to the power -12। So 1.77 into 10 to the power 5. 10 to the power 5. 5। एक मिनट में चेक करता हूँ। बुक में इसका आंसर दिया हुआ है 2.2 into 10 to the power 5।
हाँ 2.2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम। कितना आ रहा है? 0.02 ना। हाँ तो 10⁻, फिर अलग आएगा। हाँ कुछ गड़बड़ की होगी, देखो। कितना आया? देखो कॉन्सेप्चुअल पार्ट तो मैं बता दूंगा, ये खुद से आना चाहिए। 1.85 कैसे डिवाइड किए? हाँ तो ऑलमोस्ट, हाँ तो फिर 2 के आसपास आना चाहिए ये। सिक्स इंटू 8.85। हाँ 0.18 के आसपास आना चाहिए। हाँ इंटू 10⁶ कितना आया? नहीं तो आंसर तो 1.85 ही आएगा, क्योंकि हमने तो कैलकुलेटर में करके देख, मैंने सही आंसर देखा है कि नहीं, देखो कैलकुलेटर से करेंगे उतना ही आएगा। करेक्ट कर लेना अगर उसको वहां पे अगर वही लिखा है तो। हाँ आपने आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया था। 1.8 समथिंग कुछ आ रहा है इंटू 10⁻⁻6 ना। 10⁵ 1.8 इंटू 10⁵ हाँ तो फिर इतना ही आएगा आंसर। हाँ गड़बड़ होता है, गड़बड़ होता है। हमने तो कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखा है। हम्म। हम्म। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए। अब देखिए इतना धूमधाम से हम लोगों ने ये पढ़ा है, नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ईडीएस, इनके ऊपर में ये भी होगा क्योंकि कॉस थीटा नहीं है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी तक के हमने इस वाले का बहुत भरपूर इस्तेमाल किया है। अभी हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। अभी तक के पॉइंट चार्ज हम लोगों ने बहुत डिस्कस कर लिया। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर ये एक वायर है इन्फानाइट लेंथ का, अगर हमें इसका फ्लक्स वगैरह पता हो, तब हमको ये पता होना चाहिए कि इससे इतनी दूरी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो गॉस लॉ का इस्तेमाल अब हम लोग करेंगे यहां से आगे, इसका एप्लीकेशन पार्ट। अगर आपसे पूछे गॉस लॉ का एप्लीकेशन क्या है, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। दैट्स इट। ठीक है, तो इसमें हेडिंग डालिएगा, मतलब पहले तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इसके अंदर हम 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला रहेगा एक लाइन चार्ज के कारण, उसके बाद रहेगा एक प्लेट के कारण, उसके बाद रहेगा एक स्फेरिकल शेल के कारण। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इसमें नंबर 1 बताया, टोटल 3 पढ़ने, 3 डेरिवेशन है, 2-2 पेज के तीनों डेरिवेशन होंगे। नंबर 1 है टू कैलकुलेट टू कैलकुलेट मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूं तो आप सीधे ये ऐसा बना दिया करो, टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड infinitely long wire infinitely long wire। तो देखिए यहां पे मैं एक वायर ले रहा हूं जिसकी जो लेंथ है वो है इनफाइनाइट।
ये है हमारा वायर जिसकी लेंथ है इनफाइनाइट। एक्चुअल में इनफाइनाइट होती है क्या ये? नहीं, एक्चुअल में इनफाइनाइट नहीं होती है। हम इससे थोड़ी सी दूरी पे ये पॉइंट पी के ऊपर क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। तो इस डिस्टेंस के कंपैरिजन इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, तो इसको हम इनफाइनाइट कंसिडर कर सकते हैं। अब इसको इनफाइनाइट कंसिडर करने का एक रीजन है कि ये एंड पे देखो ये जाके खत्म हो जा रहा है ना, यहाँ पे एंड वाले जो पॉइंट होते हैं ना उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स आती है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, एंड उसको बहुत दूर कर दिया है, तो वो एंड के कारण जो प्रॉब्लम आने वाली थी वो नहीं आएगी, इसलिए इनफाइनाइट लेंथ का हम इसको कंसिडर करते हैं। तो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, इससे थोड़ी सी डिस्टेंस पे, लेकिन अभी जब हम लोग डेरिवेशन करेंगे ना इतनी सी डिस्टेंस में आपको मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ दिखा रहा हूँ, पर एक्चुअल में क्या होता है बहुत पास होती है डिस्टेंस। थोड़ी सी दूरी पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाला हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट पी को मैं बना देता हूं कहा, इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट मैंने बना दिया, कौन सा, पी। इस पॉइंट पी के ऊपर हमको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो देखो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, ये लॉ हम लोग गॉस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो अगर गॉस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको एक गॉसियन सरफेस जनरेट करना होगा, वो सरफेस जिसके ऊपर ये पॉइंट पी है, और वो पॉइंट पी इस सरफेस के ऊपर होना चाहिए, साथ ही साथ जो चार्ज है ना उस सरफेस के एकदम सेंटर में आना चाहिए। ये काम अब आपको करना है। तो बताओ, ये पॉइंट पी है, इससे एक ऐसी सरफेस क्रॉस होना चाहिए जिसके सेंटर में ये पूरा चार्ज हो। ये है हमारा वायर, इससे थोड़ी दूरी के ऊपर ये पॉइंट पी है। अब इस पॉइंट पी से कोई एक ऐसी सरफेस गुजरना चाहिए जिस सरफेस के सेंटर में ये होना चाहिए। क्या मैं एक सिलिंड्रिकल सरफेस एज्यूम नहीं कर सकता? देखो सिलिंड्रिकल सरफेस है तो उसके बिल्कुल सेंटर में होगा ये, और सिलिंड्रिकल सरफेस हमने इतने रेडियस की ली है कि वो पॉइंट पी से क्रॉस होके जा रही है, हो गई गॉसियन सरफेस। अगर मान लो मैं आपको कहता कि ये एक चार्ज है प्लस क्यू, और यहां पे कोई एक पॉइंट है पी, अब आपको ऐसी गॉसियन सरफेस बनाना है जिसके ऊपर पॉइंट पी आना चाहिए। तो कोई बच्चा बोलेगा ठीक है सर ये मैंने ये गॉसियन सरफेस बना दी। अब दूसरी कंडीशन, सिमेट्री भी होना चाहिए। सिमेट्री के लिए क्या जरूरी है, चार्ज एकदम सेंटर पे हो। तो यहां से एक ऐसी सरफेस बनाओ जो पॉइंट पी से तो क्रॉस हो रही है लेकिन चार्ज क्यू उस सरफेस के बिल्कुल सेंटर में है। तो इमेजिन कर सकते हो ऐसी सरफेस। एक यहां पे मैं सर्कल बना देता हूं, ये देखो चार्ज बिल्कुल सेंटर में है। तो इस, और देखो वो जो सरफेस है वो इस पॉइंट पी से भी गुजर रही है। बस ये दो कंडीशन हमको फुलफिल करना है, दैट्स इट। ये दो कंडीशन आपने फुलफिल करी, काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बनाना चाहूँ, थोड़ा सा पास कर देता हूँ इसको, ये देखो ये पॉइंट पी है, इसके ऊपर मैं एक गॉसियन सरफेस बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस कैसी होगी, यहाँ पे सिलिंड्रिकल होगी। तो उस गॉसियन सरफेस को मैं बनाता हूँ यहाँ पे, ये देखो ये डिस्टेंस जितना दूरी पे ये है, यहां से भी तो उतना ही डिस्टेंस पे होगा ये सिलेंडर का ये सरफेस, तभी तो ये सेंटर में आएगा। अब ये सिलेंडर है तो इसको मैंने ऐसा बना दिया। वायर को और आप ऊपर तक के बनाना, इसको मैंने कितनी लेंथ का बनाया है, एल लेंथ का। भाई ये तो इन्फाइनाइटली लॉन्ग है, उनको एक सर्टेन लेंथ तो यहाँ पे बतानी होगी, तो मैंने एक लेंथ का ये बना लिया। इतना सबको समझ में आया? अब ये जो वायर है, अब ये इन्फाइनाइट लॉन्ग है तो इसके ऊपर चार्ज होगा वो भी तो इन्फाइनाइट होगा, लेकिन मेरा पूरा फोकस किसके ऊपर है, इस पर्टिकुलर लेंथ के अंदर जो चार्ज है उसी के ऊपर। याद करो गॉसियन सरफेस या गॉस का लॉ, उसमें फ्लक्स किसका कंसीडर होता है, जो चार्ज अंदर होता है। तो यहां पे भी देखो ये एक सिलेंडर है, ये गॉसियन सरफेस है, तो जो चार्ज इसके अंदर होगा वही फर्क पैदा करेगा, बाकी कोई और फर्क पैदा नहीं करेगा। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी चार्ज को कंसीडर करने वाले हैं।
अब इसके ऊपर तो बहुत सारा चार्ज है, तो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी नाम का एक वर्ड मैंने आप लोग को इससे पहले कराया था कि ये यहां से यहां तक के देख, जैसे कपड़े लेने के लिए आप जाते हो ना, कोई कपड़ा 100 रुपए मीटर है, कोई 200 रुपए मीटर है, कोई 500 रुपीज मीटर है, पर मीटर का आपको वो बताता है चार्ज। वैसे ही यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि 1 मीटर की इसकी लेंथ में कितना चार्ज होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, लैम्डा, चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। जैसे कपड़ा होता है उसका प्राइस पर यूनिट लेंथ होता है, वैसे यहाँ पे मैं पूछूंगा इसमें कितना चार्ज है, अगर इसका 2 मीटर आ गया, आप इससे मल्टीप्लाई कर देना, आपको टोटल चार्ज पता चल जाएगा। जैसे कपड़े के मामले में करते हैं, 200 रुपीज मीटर है, 2 मीटर चाहिए तो आप मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा इसकी लेंथ इतनी, आप लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे आपको चार्ज मिल जाएगा। तो पहले तो ये डायग्राम बनाइए, फिर उसके बाजू में हम लिखेंगे कुछ चीज। ये डिस्टेंस है r और उसकी लेंथ है l। तो गॉस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो गॉस सरफेस हमको बनाना पड़ेगा, और गॉसियन सरफेस जो होती है उसके बिल्कुल सेंटर में रखते हैं हम लोग चार्ज को हमेशा। अच्छा, मैंने यहाँ पे सिलेंडर बना दिया, मैं कुछ और भी तो बना सकता था यहाँ। क्या मैं कोई ऐसा क्यूब नहीं बना सकता था जिसके किसी फेस के ऊपर पॉइंट पी हो? हम्म, ये पॉइंट पी, ये देखो सिलेंडर बनाया ना मैंने, यहाँ पे एक ऐसा क्यूब भी तो बना सकता था। हाँ, और उसमें दिक्कत क्या होती, देखो अभी इसका टॉप व्यू देखो आप, अगर इसका टॉप व्यू देखोगे तो आपको बीच में आपको दिखाई देगा क्या, वायर, ऐसा वायर दिखाई दिया, और ऊपर से देखने पे देखो ये गॉसियन सरफेस आपको दिखाई देगी, एकदम सेंटर में दिख रहा है ये। पर अगर किसी ने रेक्टेंगल, यहाँ पे ये देखो पॉइंट पी है, अगर किसी ने यहाँ पे क्यूब बनाया होता, तो क्यूब बनाने पे क्या होता, ये देखो कुछ इस तरीके से दिखता, इस तरीके से दिखता। अब देखो कोई पॉइंट इससे ज्यादा दूरी पे है, कोई पॉइंट इससे कम डिस्टेंस पे, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए हमने क्या किया है, सीधे सिलेंडर ले लिया है, सिलेंडर का हर पॉइंट इस वायर से देखो सेम डिस्टेंस पे है। क्लियर है ना इतना? क्योंकि आगे चल के कुछ कुछ केसेस में मैं सिलेंडर भी लूंगा, मैं क्यूब भी लेने वाला हूं। लिखिएगा, कंसीडर एन इन्फिनेटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर, कंसीडर एन infinitely long thin straight wire with uniform linear charge density, with uniform linear charge density, full stop. Take the radial vector, take the radial vector from any point O, कैपिटल O, यहां ये कैपिटल O बना देता हूं मैं, बीच में O बना दिया, वहां से एक रेडियल वेक्टर लिया है मैंने, on wire, any point O on wire to the point P. नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, कंसीडर अ गॉसियन सरफेस, कंसीडर अ गॉसियन सरफेस which is symmetric about charge, which is symmetric about
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन symmetric about charge distribution such as electric field on it is same everywhere, ब्रैकेट में सिलेंडर लिख लेना या सिलिंड्रिकल। तो जो गॉसियन सरफेस है वो हमारी सिलिंड्रिकल होगी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन, गॉस लॉ सेज पाई इज इक्वल्स टू फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए इंटू डी ए। हमने बहुत छोटा सा एलिमेंट जब लेते हैं ना तो इंटीग्रेशन करते हैं, आपको याद होगा पाई इज इक्वल्स टू यही आया था हमारा ई डी ए। उसके बाद ई अगर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए हो जाता है, और डी ए क्या होता है? एरिया। भाई ये छोटे छोटे एलिमेंट है डी ए, इनको जब जोड़ दोगे, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, तो सारे छोटे छोटे एलिमेंट आपने जोड़ दिए तो आपको टोटल एरिया मिल जाता है। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाता था ए, तो हम ई ए डायरेक्ट लिख देते थे। पर शुरुआत तो हमने यही से की थी, तो ये बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो ये फॉर्मूला लिख लिया सबने। इसके बाद लिखिएगा, अच्छा ये सिलेंडर जो है इसमें आपको टोटल कितनी सरफेसेस दिखाई दे रही हैं जहां से फ्लक्स बाहर निकलेगा। अब देखो ये जो चार्ज है ना अंदर में, ये फ्लक्स निकालने वाले हैं, और वो फ्लक्स कहां कहां से बाहर निकलेगा ये बताइए। 3 सरफेसेस क्या सभी को दिखाई दे रही है? 3 सरफेसेस, एक तो टॉप और बॉटम, और तीसरी ये बीच वाली। क्लियर हुआ ना? ये एक सरफेस कर्व्ड टॉप और बॉटम। देखिए इसको मैंने सरफेस नंबर 1 नाम दे दिया, इसको 2 नाम दे दिया, और इसको 3 नाम दे दिया। अब आप एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस वायर से बाहर निकलेंगी तो वो किस डायरेक्शन में निकलेंगी? हम लोगों ने इसको पढ़ा है पहले। पॉजिटिव से अवे निकलती है, और हमेशा कैसे निकलती है? नॉर्मल टू द सरफेस। हमने कितनी बार बनाया, जब भी मैं बनाता हूं ऐसा आपको दिखा, ऐसा नॉर्मल टू द सरफेस निकलती है, एंगल नहीं बनाती नॉर्मल, मतलब 90 डिग्री बनाती है। ये देखो ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरीके से एंगल बनाते हुए निकल रही है। नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर निकलती है, हमेशा हमेशा परपेंडिकुलर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर निकलती है। इवन देखो ये सर्कुलर है तो भी इसके ऊपर 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। ये हमको कैसे पता चलता है? ये देखो 90 डिग्री है सरफेस के ऊपर, ये हमें कैसे पता चलता है 90 डिग्री है? इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट खींच लेना, तो देखना इस टेंजेंट के ऊपर ये हमेशा 90 डिग्री दिखता है, तो हमेशा ही परपेंडिकुलर निकलती है। ये बात हमको पता होनी चाहिए, ठीक है? तो देखो 3 सरफेसेस हैं, तो थोड़ा सा फ्लक्स इससे बाहर निकलने वाला है, थोड़ा सा फ्लक्स इससे बाहर निकलने वाला है, थोड़ा सा फ्लक्स इससे बाहर निकलने वाला है। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे जो मैंने फाई लिखा था कि ठीक है भैया ये फॉर्मूला तो दिया हुआ है इतना, इस फॉर्मूले से मैं टोटल फ्लक्स निकाल सकता हूं। अब ये फ्लक्स जो पैदा हुआ है ये बाहर भी तो निकलेगा, तो मैं लिख सकता हूँ फाई इज इक्वल्स टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। देखो कितना फ्लक्स पैदा होगा ये हमको पता है, और जितना भी फ्लक्स जनरेट होगा वो बाहर भी तो निकलेगा। कहां कहां से निकल सकता है वो? सरफेस 1 से, 2 से और 3 से। तो टोटल फ्लक्स जितना जनरेट हुआ वो बाहर भी निकल गया, तो मैंने लिखा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। अब एक बात बताओ यहां पे, इस फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू कितनी होगी? 0। बहुत बढ़िया, क्योंकि देखो सरफेस ऐसी है तो इसका वेक्टर कैसा होगा? ऐसा। मैंने बताया था हमेशा परपेंडिकुलर। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसी, तो नॉर्मल के साथ में उसने कितना एंगल बनाया? 90 डिग्री।
और cos 90 कितना होता है 0। तो देखो अगर ये सरफेस है तो ये इसका एरिया वेक्टर हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही होती या इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में जाती तो 0 डिग्री, पर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इस डायरेक्शन में, तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है दोनों के बीच में। प्लेन से एंगल नहीं देखते, एंगल किससे देखते हैं, इस एरिया वेक्टर से। तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, मान लो डी ए, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा डी ए, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, हमेशा रेडियल डायरेक्शन में होता है। यहाँ पे देखो मैंने एक सर्कल बनाया था, उसमें दिखाया भी था परपेंडिकुलर। तो जो इसका एरिया वेक्टर होगा ना, मान लो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ले लिया डी ए, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसा बाहर की तरफ होगा, परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर निकलता हुआ। क्लियर हुआ? तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इस छोटे से एरिया का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इसके बीच में एंगल कितना होगा 0 डिग्री। फिर से देखो, इस वायर से हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है परपेंडिकुलर, और यहाँ पे ये जो सिलिंड्रिकल ये देखो ये सिलिंड्रिकल सरफेस है, इस सिलिंड्रिकल सरफेस से क्या ये 90 डिग्री दिख रहा है क्या? 90 डिग्री क्या होगा, ये होगा एग्जैक्ट जो रेडियस है ना, ये यहाँ से ये सेंटर यहाँ से इसको मिलाता हुआ ये सीधा बाहर निकलता है 90 डिग्री। अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे सेंटर होता तो ये 90 डिग्री हो ही नहीं सकता सरफेस के ऊपर। हमेशा कहाँ होता है, सेंटर से जोड़ने वाला जो लाइन होता है उससे वही परपेंडिकुलर होता है। यानी कि देखो अगर मैं आपसे बोलूं ये एक सर्कल है, इससे मैं 3-4 लाइन को क्रॉस कर रहा हूं, पहली लाइन ये क्रॉस हो रही है, दूसरी लाइन ये क्रॉस हो रही है, तीसरी लाइन ये क्रॉस हो रही है, चौथी लाइन ये क्रॉस हो रही है, ये सेंटर है। जो भी लाइन किसी सर्कल के सेंटर से जाती है वो उस सर्कल के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उल्टा भी तो है कि अगर तुमको परपेंडिकुलर बनाना है तो यहीं से आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो यहां से देखो सेंटर से जो लाइन पास हो रही है वही तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही, यानी थीटा की वैल्यू कितनी 0। लेकिन यहां देखो ये हमारा एरिया है, एरिया वेक्टर होगा ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री। तो यहां पे देखो मैं लिख सकता हूं ई ए कॉस 90 प्लस ई ए या ई डी ए कॉस 90 प्लस ई डी ए कॉस 0 डिग्री। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक के? भाई cos 90 होता है 0, ये भी 0, तो हमको क्या मिल जाएगा सीधा ई डी ए। तो मैं डायरेक्ट यहां पे लिख देता हूं पाई इज इक्वल्स टू ई डी ए। ये डी ए ये 1 है, ये डी ए ये 2 है, और ये सरफेस कौन सी 3। भाई जिस सरफेस से फ्लक्स निकालना है उसी का तो एरिया लोगे आप। तो देखो ये सरफेस नंबर 3 का एरिया है ये। अब ये जो सरफेस नंबर 3 है इसका टोटल एरिया कितना पॉसिबल है? एक सिलेंडर का एरिया कितना होता है? सिलेंडर का एरिया 2πRL। अच्छा एक बात बताओ, ये जो सर्कल होता है इसका सरकमफेरेंस कितना होता है 2πR। तो 2πR को आप ऊपर तक खींच दो, ये जो लेंथ है 2πRL क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया हो जाएगा। तो ये कितना हो सकता है 2πRL। यहां तक के तो नोट कीजिए पहले। इसको लिख ही देते हैं ना, पाई इज इक्वल्स टू ई 2πRL।
ये तीनों में इंटीग्रेशन भी रहेगा, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, क्योंकि डी एल ही है। यही वाला फॉर्मूला मैंने लगाया है, देखो ऊपर में जो लिखा है, इंटीग्रेशन ईडीए ईडीए ईडीए, डॉट प्रोडक्ट है इसलिए कॉस थीटा आ गया। इसमें एरो लगा लेना तो आपको पता चल जाएगा, इसमें एरो है इसमें नहीं है, इसका मतलब ये वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट है इसलिए यहाँ पे थीटा दिख रहा है। हो गया? तो देखो ये हमको मिल गया फाई इज इक्वल्स टू, ये वाले से हमने ये पूरा निकाल लिया। अब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखो इसके अंदर में टोटल चार्ज कितना होगा, हमें पता है चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। इतना चार्ज पर यूनिट लेंथ है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 200 रुपीज मीटर कपड़ा है। कपड़ा जो है उसका जो प्राइस है वो है 200 रुपीज पर मीटर। आपको 5 मीटर के लिए प्राइस बताना है, कितना आएगा, 1000। आपने मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे ये देख तो टोटल प्राइस आ जाएगा। वैसे ये क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। भैया इस 1 मीटर लेंथ में इतना चार्ज होता है, तो एल मीटर में कितना होगा, आप एल से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो लैम्डा जो है वो है होती है चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज इनसाइड पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ ही तो है ये। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इसको मैं लिख देता हूं एल। तो यहां से हो जाएगा क्यू इनसाइड इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एल। ये अलग से लिख के रख लेते हैं हम इसको। इसको आप अलग से कहीं पे ऊपर में लिख के रख लो कि लैम्डा इज इक्वल्स टू चार्ज डेंसिटी विच इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन लेंथ। तो यहां से हमको मिल जाएगा चार्ज इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एल। तो देखिए अब यहां पे मैं लिखता हूं फाई इज इक्वल्स टू ई 2 पाई आर एल इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। तो इसको मैं लिख सकता हूं, अब ये वाले पोर्शन को मैं कंसीडर कर रहा हूं, ये वाले पोर्शन को मैं कंसीडर कर रहा हूं। क्यू बाई क्यू इनसाइड की वैल्यू यहां से रख दूंगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई 2 पाई आर एल। दोनों साइड से एल और एल कट जाएगा, तो आप यहां से ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए ई की वैल्यू कितनी आती है एल को कट करके, यहां से हमको मिलेगा, दोनों साइड से एल कट कर दिया, E इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आपके बोर्ड एग्जाम में इसको डिराइव करने भी पूछा है, और 1 मार्क्स में ये भी पूछा है कि बताइए इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो आपको डेरिवेशन तो याद होना ही चाहिए, साथ में ये भी पता होना चाहिए, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 1 मार्क्स में पूछा है इसको। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, अच्छा ये किसकी वैल्यू आई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है या स्केलर है, वेक्टर है, इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। और आप देखोगे यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन है हमेशा रेडियस के अलोंग है, हमेशा। तो भले कोई बताए या ना बताए, हमें पता है कि रेडियस के अलोंग ही इसकी डायरेक्शन होती है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा वेक्टोरियली, वेक्टोरियली E at any point, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड at any point is given by is given by अब देखो किसी किसी बुक में ना इसको ऐसा लिखा है और किसी किसी बुक में इसको ऐसा लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने डायरेक्शन बता दी ना,
बस। तो अभी इसमें एनसीईआरटी में आपके इसको कंसिडर किया है, एन को, तो हम एन लिख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में भी पूछा है, इसको प्रूव करके बताइए। ठीक है, तो एन लिखे चाहे आर लिखे, ये एन भले लिख दिया लेकिन ये क्या है, रेडियस की ही डायरेक्शन। लिखिएगा इसमें, वेयर एन इज द रेडियल यूनिट वेक्टर, वेयर एन, एन कैप लिखना, वेयर एन कैप इज द रेडियल यूनिट वेक्टर in the plane, in the plane normal to the wire, normal to the wire passing through the point, passing through the point. Normal to the wire and passing through the point, ऐसा लिखा है मैंने, गलत लिखा है सही लिखा है? वो तो फिर ये डायरेक्शन भी हो सकती है, नॉर्मल टू द वायर एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट पी। अभी देखो एरो इस डायरेक्शन में, मतलब इससे निकल रहा है और बाद में पॉइंट पी से टकरा रहा है, पर मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं पहले पी से टकरा इसमें जाके, ऐसा कब होगा? आप लोग पिछला कुछ पढ़ ही नहीं रहे हो। अरे अगर ये माइनस चार्ज होता तब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होता ना भाई, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकली, मैंने लिखवाया है कि नॉर्मल होगी वायर की और पास होगी पॉइंट पी से, पर ये नहीं लिखवाया कि हमेशा यहां से निकलेगी और बाद में पी से पास होगी। पॉजिटिव है तो आप ऐसा बनाना, और अगर एग्जाम में मान लो इसको निगेटिवली चार्ज लिखाया तब डायरेक्शन आप ऐसी उल्टी दिखाना, याद रहेगा? ठीक है, लिख लीजिए, नहीं तो एक लाइन इसमें नीचे लिख लीजिए, E is outward if charge is positive, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि E is outward if charge is positive and vice versa, या उसको भी लिख लो, E is inward if charge is negative। अच्छा, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के क्या कर लूंगा? चलो पॉइंट पी पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, अब मैं क्या करूं इसका, इसका और हम क्या कर सकते हैं यूज? आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कुछ, हो सकता है, अगर आप देखो बोर्ड एग्जाम की नहीं बोल रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, आपको पूछेगा कि यहाँ पे ना एक पॉइंट पी रखा हुआ है इस वायर से, यहाँ पे बताओ उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा। हमने फोर्स तो पढ़ा ही नहीं है अभी, क्या हम फोर्स निकाल सकते हैं? कैसे? एरिया से। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको निकालना है फोर्स, अरे याद करो, आज से 500 साल पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था वो? अरे प्रभु, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। अरे याद करो, मैंने बताया था गंगाधरी शक्तिमान है, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही तो ई होता है, याद आया? मैंने बताया था कि F इज इक्वल्स टू क्यू ई, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, मैं क्वेश्चन में अगर बोल दूं कि भाई यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है 3 माइक्रोकूलम का, क्यू की वैल्यू रखो, ई निकाल चुके हो, आपको फोर्स पता चल जाएगा। अगर मैं पूछूं, चलो मैंने कुछ नहीं पूछा, मैंने ये बोला कि इस पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है उसका इतना मास है और उसका ऊपर इतना चार्ज है, तो बताओ उसका असलरेशन कितना होगा? बस, सबको पता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स निकाल लिया अभी,
मास मैंने दे रखा है, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। हाँ चाहिए। इस क्लास खत्म कर रहे हैं हम लोग। तो इसके बाद वाली जो क्लास होगी, अभी हमने वायर देखा, उसके बाद मैं लूंगा एक प्लेन, मतलब एक शीट लेंगे, उसके बाद स्फीयर लेंगे हॉलो वाला। इसमें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, उसको तो फटाफट उड़ाएंगे, आधे घंटे में हमको वो खत्म करना है। उसके बाद आप लोग पूरा पिछला पढ़ के आइएगा, उसके बाद हम लोग करेंगे पूरे क्वेश्चंस। और अगर नहीं, संडे, संडे को 10 से 12, टेस्ट मंडे को होगा। आज फ्राइडे है, संडे को डाउट और रिवीजन क्लास होगी। आप लोग अगर पहले से अटेंड नहीं भी किए तो भी जो न्यूमेरिकल्स होंगे उससे आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा कि ये फॉर्मूले होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन बनाना होता है, फिर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाएंगे। तो अगर पिछला आपको पता नहीं है तो भी आप बैठी क्लास में, आपको चीजें नहीं पता चलेंगी। क्लियर है इतना? तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास मिस नहीं करना है और पूरा पढ़ के आना है। अच्छा ठीक है, तो इसकी रिकॉर्डिंग होगी, वो आप देखिएगा। ठीक है, आप आएंगे ना? हाँ, बाकी लोग भी प्रेजेंट रहिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।